हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का टारगेट रहेगा कि कार्बन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना और किस तरह से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इसके बारे में समझना। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग बॉन्डिंग इन कार्बन अर्थात किस तरह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कार्बन, क्या क्या उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किसी से दूसरे एटम से जुड़ने के लिए, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन लाई करता है। इसकी पोजीशन की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो यह पीरियड नंबर 2 में लाई करता है। ये हमारा पीरियड नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 हो गया हमारा, ये 3 4 5 6 7 टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप हमारे पीरियड टेबल में होते हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहला चीज़ देखा कि कार्बन जो है उसका पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर जो है वह है 14, और यह जो है एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर तो ये पूरा जो ब्लॉक होता है इसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो कार्बन है वो एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये सारी बातें बस आपको देखनी है, जाननी है, बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देखना है। बाकी हम लोग जो मेन चीज़ आज पढ़ने वाले हैं वह है कोवलेंट बॉन्डिंग, किस तरह से कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग को प्रेफर करता है और वही बनाता है, इस चीज़ को देखेंगे। आइए देखते हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हमारा कार्बन है, सिंबल इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है सी। एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं इसका 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक वेट इसका लगभग 12 एमयू के आसपास है। बाहरी कक्षा में चूँकि इसका एटॉमिक नंबर अर्थात जड़ जो है इसका 6 है, तो जितना जड़ होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इसमें जड़ 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। और इसमें अगर हमें निकालना है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग करते हैं एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक मास तो हम लोग जानते हैं 12 होता है। अगर इसमें 6 घटा दें, जड़ घटा दें 6, तो हमारे पास 6 बचेगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। और चूँकि एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 आ गया। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन हमारे पास एटम है और उसका एटॉमिक नंबर 6 है, प्रतीक है उसका सी। एटॉमिक मास नंबर उसका 12 हो गया, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये 12 हो गया। और प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब हम लोग के पास 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करने के लिए हम लोगों ने सीख लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखते हैं। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 रह सकता है, तो इसके पास 4 ही बचा है, तो ये 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हुआ। बाहरी कक्षा हमारा दूसरा सेल है, दूसरा सेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही किसी केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो सबसे बाहरी कक्षा में रहते हैं। तो कोई भी अगर स्पीसीज हमला करने आता है तो यही उनका सामना करेंगे। सबसे पहले जो फ्रंट गेट पर रहते हैं उन्हीं सैनिकों का सामना दूसरी चीज़ों से होता है। तो ये हमारा चीज़ था। अगला बात देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि 4 है, कोर इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। पीरियड हम लोगों ने देखा 2 है, ग्रुप हम लोगों ने देखा 14 है, ब्लॉक हम लोगों ने देखा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अकरेंस की बात करें तो यह नेचर में 2 रूपों में हमें मिलता है। एक फ्री एग्जिस्टेंस इनका है, फ्री एग्जिस्टेंस है ये इनका, और दूसरा ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं हमें, ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। फ्री एग्जिस्टेंस में आप देखेंगे डायमंड, जैसे कि डायमंड अकेला एग्जिस्ट करता है नेचर में, एलोन फ्री एग्जिस्टेंस है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके नहीं बनता है। ग्रेफाइट भी हमारा है, फ्री एग्जिस्टेंस है उसका। उसी तरह से फुलरिन भी हमारा इनका फ्री एग्जिस्टेंस है। ये सारे जो हैं कार्बन के ही प्योर फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन के, किसी और तरह का इनमें अदर एलिमेंट नहीं पाया जाता, प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं ये, और ये इनका फ्री एग्जिस्टेंस है। दूसरा हो गया कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर रहेंगे, जैसे कि CO2 में कार्बन है ही,
उसी तरह से CH3COOH एसिटिक एसिड में कार्बन है ही। फॉर्मिक एसिड की बात करें HCOH, यहाँ भी कार्बन है। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, यहाँ भी कार्बन है। फ्रक्टोज की बात करें तो C6H12O6, यहाँ भी हमारा क्या है, कार्बन है। तो ये सारे हमारे कंबाइंड फॉर्म के एग्जाम्पल हो गए, ये सब हमारे कंबाइंड फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से अगर NH3CH4 मीथेन की बात करें, C2H6 ईथेन की बात करें, सब ये सब क्या है, हमारे कंबाइंड फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। परसेंटेज की बात करें, एटमॉस्फेयर में परसेंटेज की बात करें ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज की बात करें तो 0.03% ही पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा है यह कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसमें कार्बन समझ सकते हैं कितना कम होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है एटमॉस्फेयर में 0.03%, और उसमें कार्बन की मात्रा तो आप समझ सकते हैं कितनी हो सकती है। तो इतना कम होने के बावजूद भी जो कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या है वो लाखों में है, लाखों करोड़ों में है। तो इस वजह से लाखों करोड़ों कंपाउंड्स का स्टडी एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन के एक अलग चैप्टर बना देते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कार्बन का अलग चैप्टर बनाया क्यों जाता है और क्या क्या इसके पीछे बेसिक रीज़न है। तो अभी आप समझिए कि इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद भी कार्बन इतना सारा कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन के अंदर, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हमारा टारगेट है बेसिक चीज़ों को समझना और बॉन्डिंग किस तरह से होती है कार्बन, उसे समझना। उसे अभी तो हम लोग ने देख लिया कि ये नॉन मेटल होता है, बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है, हमारा नॉन मेटल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और होती हैं इसमें। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसके कंपाउंड्स जो हैं लाखों में भी हैं, लाखों में हैं इसके कंपाउंड्स। कार्बन के हमारे 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, इनके बारे में भी अलग हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरिन। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 3 तरह के इनके एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको समझेंगे हम लोग। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है वह है नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, किस तरह से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे अभी। उसके बाद आइसोटोप्स की बात करें तो कार्बन 3 आइसोटोप बनाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, इसका हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। किसी जीवाश्म का आयु पता करना हो, एज पता करना हो, मृत चीज़ों का जो बहुत पुरानों से, बहुत ही मतलब सालों से है, उसका एज पता करना हो तो कार्बन 14 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हायर स्टेज में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी की बात करें तो हम लोग ने देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, मतलब इसके जो ऑक्साइड की वजह से CO2 की बात करते हैं, अगर इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो चूँकि इसका ऑक्साइड एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है वाटर में डिजोल्व होने के बाद, इसलिए जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कार्बन के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये सारी एक छोटी सी जानकारी थी जिसे आपको दिमाग में रखना है। बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अभी आपको नहीं मिला, एज फॉर एग्जांपल कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, और इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, उनको अलग ब्रांच में क्यों पढ़ते हैं, इनको अलग अलग लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। आज हमारा जो मेन टारगेट है वह समझना है कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन वो करते हैं। आइए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किस तरह से कर पाता है, अर्थात वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से कर पाता है। तो अभी हम लोग ने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बंटवारा करेंगे तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ऑक्टेट रूल के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एटम का लास्ट सेल जो होता है, जिसे हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, तो वैलेंस सेल में या लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है किसी भी एटम का, तो वो एटम काफ़ी स्टेबल होता है। इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया है। तो कोई भी एटम है उसकी चाहत रहेगी कि हमारा भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 है तो ये भी चाहता है कि हम अपना 8 पूरा करें। लेकिन इसके साथ एक्सेप्शन भी हम लोगों ने देखा था। एक्सेप्शन में क्या देखा था हम लोगों ने, हाइड्रोजन और हीलियम में ये दोनों बेचारे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहरी कक्षा में करके खुश हो जाते हैं। इसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑलरेडी खुश है, ये डुप्लेट में ही खुश है, डुप्लेट में ही खुश होता है। और हाइड्रोजन का क्या है कि एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो एक और लेकर के या शेयर करके ये भी अपना डुप्लेट पूरा करना चाहता है, तो ये डुप्लेट में ही खुश हो जाते हैं। बाकी जो अदर हमारे एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो वो काफ़ी अस्टेबल होते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो कार्बन भी क्या चाहेगा कि अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लाए। तो इसके पास 2 रास्ते हो सकते हैं अपना आप को अस्टेबल बनाने के लिए। क्या क्या वो रास्ते हैं,
कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बाद पहला रास्ता क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो 4 पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट रूल का पालन हो गया, मतलब बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, क्या ये फिजिबल वर्क है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेना? तो इस चीज़ को देखते हैं। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिया, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिया तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे, 4 इसने और ले लिए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। और प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन इसके पास न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क होगा। तो ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है कि कार्बन इस ऑप्शन को चूज ही नहीं कर पाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये इतना होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए C4- एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हम कार्बन से निकालना चाहते हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इतना एनर्जी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। इस कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, बाहर फेंकना है निकाल के, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन। इस काम को करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होगी, और इस तरह से C4 पॉजिटिव बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एक टेक्निकल भाषा में कहे तो नॉट गुड प्रोसेस, नॉट फिजिबल प्रोसेस। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि कार्बन के पास 2 रास्ते थे, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, C4- बन जाए, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। दूसरा रास्ता था कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत अमाउंट में एनर्जी खपत करनी पड़ेगी, जो कि ये भी फिजिबल वर्क नहीं है। दोनों ही रास्ते वो कार्बन अप्लाई नहीं कर सकता, चूज नहीं कर सकता, दोनों ऑप्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कार्बन क्या करता है, लास्ट ऑप्शन कार्बन के पास बचता है कि कार्बन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का ये किसी दूसरे के साथ में म्यूचुअल शेयरिंग करे। किस तरह से शेयरिंग करेगा इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, क्या होगा उस चीज़ को देखते हैं। आइए, जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है मीथेन, CH4 मीथेन। मीथेन गैस है, दलदल भूमि में पाया जाता है, काफ़ी फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ लेती है तुरंत। तो यहाँ पर कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, बल्कि कुछ अलग काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है उस चीज़ को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बाहरी कक्षा में इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं यहाँ पे CH4 है, उसका एक रफ स्केलेटन बना लेता हूँ। यहाँ पे C, यहाँ पे H, 4 इसके ऊपर H लगे हुए हैं। कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। अब कार्बन के पास ऑप्शन 2 खत्म हो गए थे, तीसरा ऑप्शन इसके पास बचता है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग करे, अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करे दूसरे एटम के साथ में। तो हाइड्रोजन को पूरा होने के लिए हम लोगों ने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा जाए तो डुप्लेट पूरा कर लेगा, ये अपना डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। तो ये हाइड्रोजन कार्बन से बोलेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, साझा कर दो, तो ये बोलेगा ठीक है, साझा करके ले लो, तुम्हारा डुप्लेट पूरा हो गया, 1 और 2 तुम्हारा पूरा हो गया। उसी तरह से यहाँ भी 2 पूरा हो जाएगा, यहाँ भी 2 पूरा हो जाएगा, यहाँ भी 2 पूरा हो जाएगा। अब हाइड्रोजन सारे खुश हो गए, लेकिन कार्बन को चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में, 4 थे, 4 और चाहिए, तो 4 वो चारों हाइड्रोजन से एक करके ले लेगा। एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, मतलब शेयर करेगा इसके साथ में। चूँकि कार्बन ने शेयर किया तो हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, और इस तरह से 4 इसके पास ऑलरेडी थे, 4 इसने और हाइड्रोजन से ले लिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी खुश, मतलब कार्बन भी खुश और हाइड्रोजन भी खुश। इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है एटम के बीच में, और दोनों ही एटम हमारा खुश हो गया, स्टेबल हो गया। तो इस तरह से CH4 का फॉर्मेशन हो जाता है। जो 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे साझा हुआ है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के बीचों बीच में रहेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन का कहीं ना बाहर जा रहा है, कहीं ना अंदर आ रहा है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन का कहीं गेन हो रहा है ना कहीं लॉस हो रहा है, बस आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और दोनों स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को पालन कर रहे हैं। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में दूसरे रूपों में लिखा जाए तो किस तरह लिख सकते हैं कि एक कार्बन था और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन
आपस में मिलने पर क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा। ये हमारा CH4 का फॉर्मूला हो गया। CH4 कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 4 बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा में पूरा 8 करने के लिए, इसको 4 चाहिए। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक रफ स्केलेटन बनाइए पहले। कार्बन यहाँ, एक ऑक्सीजन इधर दे सकते हैं, एक ऑक्सीजन इधर दे सकते हैं। बारीक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको दिखा दिया जाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन का, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, 1 2 3, यहाँ दिखा सकते हैं आप 3 4। तो कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को चाहिए 2। तो ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन से कि मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया कार्बन ऑक्सीजन के साथ में, तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 इसके पास थे, 2 इसने कार्बन से ले लिए, तो 8 पूरा हो गया इसके पास ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन हमारा खुश हो गया। अब इस ऑक्सीजन को खुश होना है तो सेम टू सेम यही काम ये ऑक्सीजन भी करेगा, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी खुश हो गया। लेकिन अभी कार्बन दुखी है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 इससे ले लेगा इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा। टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 8 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉन्ड इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। एक बॉन्ड इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण, एक बॉन्ड इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3 4। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3 4, जो बॉन्ड में भागीदारी नहीं लिए। तो ओवरऑल ये हमारा स्ट्रक्चर होता है CO2 का। देख सकते हैं आप कि ना इलेक्ट्रॉन का लेन हुआ, ना इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, ना गेन हुआ, बस एक दूसरे से साझा किए और बॉन्ड बन गया, बंधन बन गया। ये वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जैसा कि आपने आयनिक बॉन्ड में देखा था। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंधन कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर जो बंधन बनता है उसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा वीकर होता है इन कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड्स। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आयनिक कंपाउंड से कम होता है। और इनमें चूंकि इलेक्ट्रॉन ना लूज हुआ ना गेन हुआ, बस सिर्फ साझा हुआ है, इसलिए इनमें चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। किसी तरह का आयन इसमें नहीं होता है और इस वजह से इनसे करंट पास नहीं हो पाता। अगर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर की आपको याद हो क्लासेस, तो आपको याद होगा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था। जब हम लोगों ने मेटल जैसे कि सोडियम और नॉन मेटल जैसे क्लोरीन लिया था तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ था, ये एक आयनिक कंपाउंड था। उसी तरह से KCl, उसी तरह से अगर दूसरे तरह का कंपाउंड ले सकते हैं आप MgCl2, MgO, ये सारे हमारे क्या थे, आयनिक कंपाउंड्स। एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था। कोवलेंट बॉन्डिंग में आप देख रहे हैं कि हम लोग 2 तरह के नॉन मेटल लेते थे, 2 तरह के नॉन मेटल मिलते हैं तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। जैसे कि अगर Cl2 की बात करें, Br2 की बात करें, I2 की बात करें, अगर हम लोग CO2 की बात करें, CH4 की बात करें, CS2 की बात करें, ये सारे हमारे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे क्या हैं, Cl 2 Cl यहाँ मिलके बने हैं तो दोनों क्या हैं, नॉन मेटल हैं। तो जब 2 नॉन मेटल मिले तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी 2 नॉन मेटल, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 नॉन मेटल, यहाँ भी 2 नॉन मेटल, यहाँ भी 2 नॉन मेटल। जब 2 नॉन मेटल मिलते हैं तो वहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। एक और केस है जहाँ पर आप कोवलेंट बॉन्डिंग देखेंगे, एक मेटलॉइड और एक नॉन मेटल, जैसे कि SiCl4, सिलिकॉन हमारा क्या है, मेटलॉइड है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जर्मेनियम भी हमारा क्या है, मेटलॉइड है, तो वहाँ पर भी आपको कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से H2 भी हमारा क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। मतलब 2 सेम अगर एटम रहे तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, जब 2 सेम एटम हो तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और दूसरा 2 अदर एटम भी हों लेकिन दोनों नॉन मेटल हों तो वहाँ पर भी क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगा। मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग 2 तरह से बन सकता है। 2 एटम में आपने देखा कि सेम एटम में कोवलेंट बॉन्डिंग बन सकता है और डिफरेंट एटम में भी, लेकिन वो एटम नॉन मेटल होने चाहिए।
तो अब देखते हैं H2 और O2 N2 में किस तरह का बॉन्डिंग बन रहा है। H2 में बॉन्डिंग की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो ये अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। तो H एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उससे साझा कर लेगा, यहाँ भी साझा कर लेगा, दोनों आपस में एक दूसरे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे का हाइड्रोजन का शेयरिंग करके अपना डुप्लेट पूरा कर देंगे और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनता है, ना इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना इलेक्ट्रॉन का लॉस। बस इलेक्ट्रॉन को ये जो दोनों एटम हैं एक दूसरे के नज़दीक में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इससे क्या होगा कि एक बॉन्डिंग बन जाएगी। अगर उसी तरह से O2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसे अपना घर पूरा करने के लिए 2 चाहिए तो 2 ले लेगा, इसे भी 2 चाहिए तो 2 यहाँ से ले लेगा। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाएगा O डबल बॉन्ड O। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं हम, 2 2 4 बच गया, तो 1 2 3 4। ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर हो गया O2 का। उसी तरह से अगर N2 गैस की बात करें, N2 का एटॉमिक नंबर हो गया 7, बाहरी कक्षा में 2 and 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, तो एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इसे 8 अपना पूरा करना है बाहरी कक्षा में, तो ये 3 इससे साझा कर लेगा, ये नाइट्रोजन भी इसे 3 लेकर के साझा कर लेगा इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों नाइट्रोजन खुश हो जाएंगे। और इस तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। और इसके ऊपर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ये हमारा N2 का स्ट्रक्चर हुआ। तो एक बात और हमें गौर से देखनी होगी कि किस तरह का बॉन्ड हो रहा है, मतलब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या क्या होता है। तो हमारे पास 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड हैं शेयरिंग के आधार पर, कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन साझा क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन H2 में, Cl2 में, Br2 में, I2 में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, Cl Cl Br Br H H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जहाँ डबल इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, डबल इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा होगा, वहाँ पे हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे कि O2 में यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, CO2 में यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ट्रिपल बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो, जैसे कि N2 में आप देख सकते हैं, N2 में क्या देखा था हम लोगों ने, N ट्रिपल बॉन्ड N बना था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी थे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाया। उसी तरह से HCN में भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हैं आप। तो जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो वहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखेंगे, जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखेंगे, और जहाँ डबल बॉन्ड का साझा हो वहाँ पे हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड को देखेंगे। दूसरा तरीका का बंटवारा यह है कि हम 2 तरह का कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। जैसे कि H2 सेम हमारा जो एटम रहेगा तो वहाँ पे पोलैरिटी जनरेट नहीं होती है, वहाँ पे किसी तरह का पोलर आयन का इंडक्शन नहीं हो पाता, पोलर इंडक्शन आप नहीं करा पाएंगे। जैसे कि H और H दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीचों बीच में रहते हैं, ना इसके तरफ ना इसके तरफ, पूरा बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा करके रखा होता है, तो किसी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होता। इस वजह से ये पोलर नहीं होते, ये हमारे क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर HCl की बात करें, HCl ये हमारा नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन था वो अब बीच में नहीं रहेगा। वास्तव में जो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हैं कि बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है, ना इधर ना उधर, लेकिन ये केस फेल हो जाता है जब कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सामने आ जाता है। तो जब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सामने आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत ज़्यादा है, तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो चूँकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इस वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा HCl जो है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मतलब पोलैरिटी इसमें जनरेट हो गई, चूँकि चार्जेस डेवलप हो गए, चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए, इसलिए यह एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और H2 Cl2 I2 ये हमारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाए। O2
N2, ये सारे हमारे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। मतलब अगर सेम एटम रहा तो वहाँ पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर डिफरेंट हमारा एटम रहा, जैसे CH4 की बात ही कर लें, तो ये हमारा जो है वो नॉन पोलर है। यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर HCl ले ले तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और इस तरह से ये हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एक और हमारे पास कंपाउंड है S8 सल्फर 8। इसका स्ट्रक्चर रानी के मुकुट के जैसा होता है, जिसे हम लोग क्राउन शेप्ड कहते हैं। क्राउन शेप इसका होता है, रानी के मुकुट के जैसे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझा किस तरह से हो रहा है कि सल्फर का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे अपना घर पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि हर एक सल्फर 2-2 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस सल्फर से बगल वाले से, और 1 इलेक्ट्रॉन बगल वाले से ले रहा है। इस तरह से टोटल इसके पास, इस सल्फर के पास 6 थे, 2 एक इसे लेगा, एक इससे, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हर एक के पास आप काउंट करेंगे तो 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह ये आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। ये सल्फर की बात करें अगर इस पार्टिकुलर सल्फर की, तो यह जो सल्फर है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक यहाँ से ले लिया और एक ये यहाँ से ले लिया, तो टोटल इसके पास 8 हो गया। उसी तरह से ये सल्फर भी करेगा, ये सल्फर भी करेगा। सारे 8 सल्फर आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके S8 का फॉर्मेशन करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, इन सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर का ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए देखते हैं कि इन कोवलेंट कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो ये हमारे कुछ कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि इनमें किसी तरह का आयंस नहीं बनता, इसकी वजह से ये थोड़े वीक फोर्स होते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड की तुलना में, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा, क्योंकि इनमें किसी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, सिर्फ एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा कम रहता है आयनिक बॉन्ड की तुलना में। और इनमें चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स का। ये चूँकि इनमें चार्जेज और आयंस डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए ये जो होते हैं पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, जिनमें अगर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, जैसे HCl, ये वाटर में थोड़ा सा सोल्यूबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने से जो इलेक्ट्रॉन जो बीच में ना रह करके थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। चूँकि इसके तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ गया और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। तो पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से थोड़ा बहुत सोलिबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ही कम होती है, वो वीकर होता है आयनिक बॉन्ड से। और यहाँ पर जो है कि नया इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब ना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना लूज होता है, बस आपस में जो है वो बॉन्ड जो होते हैं पेयर अप हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके वो पेयर अप हो जाते हैं। जैसे H और H एक इलेक्ट्रॉन साझा करके ये खुश हो गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसलिए ओवरऑल जो है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थे हमारे कोवलेंट बॉन्ड के, कार्बन के द्वारा बनाया गया। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हों कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, कार्बन में किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, क्यों वो कोवलेंट बॉन्डिंग का रास्ता अपना रहा है, आयनिक बॉन्ड का रास्ता क्यों नहीं अपना पाया, इस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कार्बन के बहुत सारे कुछ मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी समझा, कुछ उनके बारे में चीज़ें जानी। नेक्स्ट जो बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें हम लोग अलग लेक्चर में समझेंगे कि उसके इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, उनका परसेंटेज इतना कम होने के बावजूद भी क्या क्या स्पेशल फीचर है कार्बन में जो किसी और एटम में कम होता है या फिर नहीं होता है, और क्यों इसको अलग ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में इन करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।